वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लें और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव पे आधारित सूत्रों को जान करके फिर हमसे परीक्षाओं में किसी तरह का सवाल पूछा जाएगा, हम उस तरह के सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव ये मैंने टॉपिक लिखा है, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें होता क्या है, इसमें दो ठीक बराबर यानी कि दोनों आवेशों के मान, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी ठीक बराबर होनी चाहिए और एक की प्रकृति निगेटिव, दूसरे की प्रकृति पॉजिटिव और क्वांटिटी ऑफ चार्जेस बोथ आर इक्वल, दोनों की आवेश की मात्रा समान होनी चाहिए। अब ये जब मिलके तो डाइपोल आई मीन वैद्युत द्विध्रुव कहलाए। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई को 2L मानते हैं। कुल लंबाई को क्या मानते हैं, इसकी 2L मानते हैं। तो मैंने नाम A और B का दिया है। तो हमारे पास A और B एक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आधारित गणनात्मक सवालों को सीखेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने पहले इसका बेसिक जाना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो इसमें हम जब नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा होती है और वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई का गुणन जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा वो वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा और द्विध्रुव की कुल लंबाई के गुणन के बराबर होगा। के आघूर्ण का मात्रा कूलम इंटू मीटर होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे सूत्र की तरफ, ठीक है। तो दूसरा सूत्र जो हमें लिखा जाएगा, अब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में जब लेके गए तो फिर वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण को देखेंगे। तो अगला जो हमारे पास सूत्र होगा वो वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण, इस पे आधारित सवाल करेंगे। ये द्विध्रुव का आघूर्ण है और ये बल युग्म का आघूर्ण है। तो इसका जो सूत्र होता है, इसे बल युग्म के आघूर्ण को टो से रिप्रेजेंट करते हैं और वैद्युत क्षेत्र को ई से और द्विध्रुव के आघूर्ण को पी से, तो ये पीई साइन थीटा होता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र है और इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। इसको मैं अपनी पिछली फिजिक्स की
क्लास में सिद्ध करवा चुका हूं। ठीक है, तो इसमें E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और P द्विध्रुव का आघूर्ण होता है और थीटा वो कोण होता है जिस कोण पर उसने मूवमेंट किया था, घूर्णन किया था। बात समझ में आई है? ठीक है, तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। तो अब जब ये वैद्युत क्षेत्र में घूमेगा या फिर घूर्णन करेगा तो क्या करेगा? कार्य करेगा। तो फिर द्विध्रुव की, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में घूमने पर किए गए कार्य के सूत्र की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, किसकी तरफ जाएंगे? कार्य के सूत्र की तरफ। तो हमने क्या किया? ठीक है, तीसरा सूत्र देखा यहां पे, तो किया गया कार्य और किसे? द्विध्रुव को घुमाने में, द्विध्रुव को घुमाने में और कहां घुमाने में? वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में। तो जो कार्य का सूत्र होता है वो W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस का cos थीटा होता है। और इस आर्टिकल को भी मैं अपनी भौतिक विज्ञान की क्लास में सिद्ध करवा चुका हूं। आप इसे मेरे वैद्युत नाम से जो यूनिट है और प्लेलिस्ट बनी है उसमें देख लीजिएगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव जब वैद्युत क्षेत्र में घूम रहा होता है या घुमाया जाता है तो उस वक्त जो कार्य किया जाता है ये उसका आर्टिकल है। तो कार्य पर आधारित सवाल इससे हल होंगे। अब कार्य है तो इसकी इकाई क्या लिखेंगे? इसकी इकाई जूल लिखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर ठीक है भाई कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव को कौन से क्षेत्र में? ठीक है, अब ये तो वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कार्य हो गया, बल का आघूर्ण हो गया। अब इसके सिरे से एक और दूसरे ओर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वैद्युत द्विध्रुव की कह सकते हैं हम अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिखते हैं अक्षीय स्थिति में। यहां मैंने अंडरलाइन किया अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p/r³ होती है, जहां पर जो r होता है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में जहां बिंदु स्थित होता है, जहां पे हमसे तीव्रता पूछता है वहां तक की दूरी होता है। ठीक है भाई, और तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो गया। और फिर हमसे जो 5वां सवाल करेगा वो वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में जब हमसे तीव्रता पूछेगा तो फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p/r³ होगा और इसका मात्रक भी न्यूटन बटे में कूलम होगा। और छठा जब हमसे सवाल कर सकता है तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विभव पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है। तो वो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p/r² होगा और इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। लेकिन याद रखना जब वो हमसे द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव पूछे, द्विध्रुव की कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव पूछे तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। निरक्षीय स्थिति में V डायरेक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है तो उस एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमसे 7 तरह के आंतरिक प्रश्नों को वो हमसे
पूछ सकता है। तो इसके लिए हमें 7 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में क्या गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव एक बहुत इलेक्ट्रिक का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे आधारित आंकिक प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे जो होते हैं इन आंकिक प्रश्नों को करने में दिक्कत और परेशानी महसूस करते हैं। तो मैं इस क्लास में जो आपको बताया है वो वैद्युत द्विध्रुव के कॉन्सेप्ट में जो सूत्र आते हैं उन सूत्रों को क्लियर करने की कोशिश की है और अगर ये सूत्र आपकी समझ में आ जाते हैं तो फिर वैद्युत द्विध्रुव पे आधारित किसी भी तरीके का और कोई सा भी आंतरिक प्रश्न हो तो मैं समझता हूं कि उस आंतरिक प्रश्न को आप बहुत ही इजीली तरीके से हल कर लेंगे। तो उम्मीद तो ये करता हूं कि आपके आज की क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक एंड रिलेटेड टू फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे और अगर आ गए हैं तो आप आज एक ही सवाल से वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित जितनी भी गणनात्मक परेशानी है उसको दूर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पर एक सवाल लिखा है, किसी किताब का सवाल नहीं, किसी लेखक का सवाल नहीं, आप खुद एक वैज्ञानिक हो तो आपका अपना सवाल होना चाहिए। तो ये एक मेरा एक अपना सवाल है जो वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित एक गणनात्मक यानी कि आंकिक प्रश्न है और इस एक आंकिक प्रश्न से आपके सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड ऑल टाइप्स का जो आंकिक प्रश्न पूछा जाएगा, उम्मीद करता हूं कि इसमें सबको समझाने में कामयाब होगा। तो देखिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ठीक है, कि इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सवाल में 7 बातें पूछी गई हैं तो मुझे बोर्ड पे इसे मिटाना भी पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा और बार बार समझाना भी पड़ेगा। तो मैं सवाल पढ़ता हूं। सवाल में हमसे कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी लंबाई 2L है, यानी कि एक तो हमें लंबाई चाहिए थी तो वो 2L जो थी वो 2 सेंटीमीटर के रूप में दे रखी है तो हमने इसकी लंबाई को टारगेट कर लिया। ये हमारा पहला काम था। दूसरा, इसके सिरों पर क्रमशः प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम के आवेश स्थित है, यानी कि जो सिरों पर आवेश की मात्राएं दे रखी होती हैं वो आवेश की मात्राएं हमें उसने दी हुई है। अब हमें ये मिल गई तो द्विध्रुव की लंबाई मिल गई और द्विध्रुव पर सिरों पे आवेश की मात्रा मिल गई। तो हमसे उसने एक सवाल पूछा है कि द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमें द्विध्रुव का आघूर्ण यानी कि P निकाल के बताना है, फिर वो हमें एक बात कहता है यदि इस द्विध्रुव को 5.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो ज्ञात कीजिए। तो अब उसने हमसे क्या क्या ज्ञात करवाया है। पहले तो ये कहा है कि अगर वो 30 डिग्री के कोण पर रखा है इस वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर अगर रखा है तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण कितना है। दूसरी बात ये पूछी है कि इसी क्षेत्र में बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण कितना होता है, तो दूसरी बात वो बतानी है। फिर उसने हमसे कहा है द्विध्रुव को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाया जाए, यानी कि हेड टेल की दिशा में आ जाए और टेल हेड की दिशा में आ जाए, या द्विध्रुव का प्लस वाला सिरा माइनस की तरफ चला जाए या माइनस वाला सिरा प्लस की तरफ चला जाए, तो फिर घुमाने में क्या गया कार्य आपको बताना है। फिर हमसे चौथी बात पूछी है इसी द्विध्रुव की अधिकतम
स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। पांचवी बात कहता है द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या पूछी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। फिर हमसे उसने निरक्षीय स्थिति में कितनी ही दूरी रखी है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, और 7वें सवाल में हमसे उसने पूछा है अक्षीय स्थिति में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव पूछा है। तो मैंने एक ही सवाल में वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड सारी गणनात्मक जो जो पूछ सकता था उसके जवाब को दूंगा मैं आपको बारी बारी से। तो इसके लिए हमें वो सारी बातें नोट करनी है जिसकी हमें आंतरिक प्रश्नों में जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करें, इस सवाल को जो क्लास में बैठे हैं वो साथ में नोट कर लें, और जो अब इसे देख रहे हैं वो इस सवाल का स्क्रीन शॉट। देखिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम इसके हल की तरफ पहुंचते हैं। मैंने सवाल को रफ करना शुरू किया, बाकी के सारे मान आपके सामने स्क्रीनशॉट पर और स्क्रीन पे आ चुके होंगे, उसे आप देखते रहना। रफ करने के बाद अब मैं बारी बारी से इसके हर एक भाग को हल करूंगा। देखिए पहला भाग हमसे क्या पूछा इसने, द्विध्रुव का आघूर्ण। तो आप जब हल करने गए तो द्विध्रुव का आघूर्ण यानी कि उसने हमसे P को पूछा है। तो अब दिया क्या क्या है, द्विध्रुव की लंबाई 2L दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। मैं बताता रहता हूं कि यूनिट को एम के एस में बदलना जरूरी है। और फिर हमें आवेश की मात्रा 10 माइक्रोकुलाम की है, तो 10 गुणा 10 की घात -6 कुलाम हो गया। अब आपने क्या किया, द्विध्रुव के आघूर्ण के लिए सूत्र लगाया। तो सूत्र क्या लगाया, P बराबर Q इंटू 2L, ये द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र होता है। आपने क्या किया, ठीक है, P को ऐसे रखा, Q की जगह 10 गुणा 10 की घात -6 और 2L की जगह 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर रखा। ठीक है भाई, और ये कुलाम में था, तो इसका मात्रक कितना लिख लेंगे हम, कुलाम और इंटू मीटर लिख लेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 6 और 2 8 10 की घात माइनस की है और 1 प्लस का है, तो मैं समझता हूं कि 10 की घात -7 बचेंगे और गुणा में कितने बचेंगे 2, और कुलाम बचेगा और मीटर बचेगा। ये हमारा सवाल का वो हिस्सा आ गया जिसकी शुरुआत के बिना हम आगे को नहीं बढ़ सकते थे। यानी कि द्विध्रुव का आघूर्ण अगर वो सीधा दे तो उसका मोस्ट वेलकम है, और अगर नहीं दिया है तो आप द्विध्रुव की लंबाई और द्विध्रुव पर आवेश की मात्रा से सबसे पहला काम क्या करेंगे, द्विध्रुव के आघूर्ण को ज्ञात करेंगे। द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो गया, अब उसने हमसे क्या कहा है, ठीक है, अब हम अगले तरफ बढ़ते हैं। उसने हमसे कहा यदि द्विध्रुव को का विद्युत क्षेत्र है, अब इसमें उसने इस द्विध्रुव को रखा है, तो हमसे क्या क्या पूछा है। नंबर 1 पूछा यदि थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण पूछा है, और द्विध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण को टो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस वक्त में आप जिस सूत्र को लगाएंगे तो वो टो बराबर PE sin थीटा होगा। ठीक है, यहां P अभी आपने पीछे निकाला 2 गुणा 10 की घात -7, और E आपको उसने काय में दिया हुआ है, सवाल के अंदर दिया हुआ है 5.0 गुणा 10 की घात 3। तो देखिए ठीक है, 5 दूनी कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, तो 10 तो ये हो गए। अब 10 की घात 7 माइनस के हैं और 10 की घात 3 काय के हैं, प्लस के हैं, तो 10 की घात क्या बचेंगे, -4 बचेंगे। दिल चाहे तो यहीं पर इसे न्यूटन इंटू मीटर लिख देना, और अगर दिल नहीं चाहता है तो फिर 4 में से एक और कम कर लेना, तो फिर 1 गुणा 10 की घात -3
न्यूटन इंटू मीटर बचेगा। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा द्विध्रुव का बल आघूर्ण मिल जाएगा। फिर हमसे इसी में उसने कहा कि अब द्विध्रुव के अधिकतम मैक्सिमम, ठीक है, बल आघूर्ण पूछा है। ठीक है भाई, बल आघूर्ण। तो अब सूत्र के अंदर टो बराबर पीई साइन थीटा होता है, और साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू तब होती है, टो पे आप मैक्सिमम तब लगाएंगे जब, ठीक है, साइन की जगह पर कितना रखेंगे, ठीक है, साइन की जगह पर 90 डिग्री रखेंगे। तो आपने यहां पे कितना रखा, 90 डिग्री। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैंने जो है वो 30 डिग्री का मान नहीं लगाया है। तो अगर हम यहां पे साइन की जगह 30 डिग्री रखते, तो फिर साइन 30 का मान कितना रखते, हम 1/2 रख देते। तो 1/2 जब हम यहां पे रखेंगे, तो फिर 1/2 रखने के बाद आप चाहो तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो फिर वो 5 बरकरार रहेगा। और नहीं अगर काटना चाहते हो तो फिर आपके साथ वही क्रिया होगी जो यहां आगे होना थी, 1/2 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखते हैं, तो इस 2 से 2 काट देंगे, तो यहां पे हमारे पास कितना रह जाएगा, 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है न्यूटन मीटर। तो ये अब ये वाली क्रिया अगर हम लिखते, तो फिर यहां पे हम अगर लिखते तो 0.5 × 10⁻⁻3 लिखते, क्योंकि हमने एक पॉइंट क्या किया है, बैक किया है, तो इसलिए माइनस में एक पावर कम हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ को, ठीक है, अधिकतम। तो अधिकतम के लिए जब भी क्या करो, तो थीटा का मान कितना रखा करें, 90 डिग्री। तो आप इस मान को 90 डिग्री रखें। तो अब तो मैक्स की तरफ जब पहुंचेंगे, क्योंकि 90 डिग्री में साइन सबसे बड़ी वैल्यू देता है, साइन सबसे बड़ी वैल्यू देता है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और ये मैक्सिमम मान होता है। अब हम चलते हैं तो पीई, तो आपके पास पीई, पी कितना निकाला था अभी आपने, पीछे की तरफ, ठीक है, 2 × 10⁻⁻, माइनस के साथ, और ये आपको कितना दिया हुआ है, 5.0 × 10⁻3, और साइन 90 का मान कितना, 1। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो 10 ऐसी रहा, 10⁻⁻7 ऐसी रहा, ठीक है, और फिर 10⁻3 ऐसी रहा, और 1 ऐसी रहा। अब 3 और 1 4 प्लस के 7 माइनस के, तो 10 की घात कितने बचे, 4 प्लस के 7 माइनस के, 10 की घात कितने बचे, -3, और 1 बच गया। तो ये तो मैक्सिमम आ जाएगा, जिसका मात्रक भी न्यूटन मीटर होगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा, ठीक है, कि 2 आंसर आ गए। एक बल आघूर्ण 30 डिग्री के कोण दिया होने पर, और दूसरा अधिकतम पूछा तो आप 90 डिग्री का लगाएंगे। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हमसे उसने जो तीसरी बात पूछी है, द्विध्रुव को, ठीक है भाई, 0 से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, 0 से 180 डिग्री घुमाने में कार्य पूछा है, 0 से 180 डिग्री घुमाने में कार्य पूछा है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमसे जो कार्य पूछा है, W निकालना है, तो हम सूत्र की तरफ जाएंगे। तो हमने सूत्र क्या लिखा था, W बराबर PE 1 - cos थीटा। अब थीटा 0 है, 180 का मान रख लीजिएगा। तो P अभी आपने यहां निकाल रखा है, ये सिर्फ P तो आई है, तो इसकी जगह पर आप कितना रख दें, 1 × 10⁻⁻3 ब्रैकेट में 1 माइनस, अब cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है, वो -1 यहां रखेंगे। तो फिर आपका क्या होगा, ठीक है, 1 × 10⁻⁻3, 1 माइनस, और फिर माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो 1 × 10⁻⁻3, 1 + 1, 1 + 1 कितने होंगे, 2 होंगे, और 2 के मल्टीपल कितने से, 1 से है। तो फिर आपका 2 × 10⁻⁻3 कार्य का मात्रक क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, किया गया कार्य भी मिल जाएगा।
अब इसके बाद उसने हमसे क्या पूछी है सवाल के अंदर, चौथी बात, द्विध्रुव की, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पूछी है और अधिकतम स्थितिज ऊर्जा पूछी है, ठीक है। तो अधिकतम में कोण कितना लगाएंगे, 90 डिग्री। तो अब हमसे उसने पूछी है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा पूछी है, यू हमें निकालना है और यू पे क्या लगाएंगे आप, मैक्स लगाएंगे और मैक्स लगाने के लिए थीटा कितना लगाएंगे, 90 डिग्री। तो आपका जो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र था वो U बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा था, माइनस का पीई क्या था, कॉस थीटा था। अब सुन लीजिएगा, ठीक है, कॉस 90 का मान कितना होगा, 0। आप यहां पर कॉस 90 का मान कितना रखें, तो अब यू मैक्स आप निकालें, तो माइनस का पी कुछ भी आए ये क्या हो गया, 0। तो इसलिए यू मैक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये द्विध्रुव की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अब ये 4 सवाल तो आपके हल हो गए। फिर आपसे क्या कहता है कि इसी द्विध्रुव की जिसका आघूर्ण आपका कितना था, ठीक है भाई, इसका आघूर्ण अभी आपने कैलकुलेशन करके निकाला भी। अब क्या कहता है कि इसकी अक्षीय स्थिति में, तो आप कहां चले, अक्षीय स्थिति की तरफ चले। तो अक्षीय स्थिति में आर कितना कहता है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर की दूरी पर क्या पूछिए आपसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो अक्षीय स्थिति का जिस वक्त आप सूत्र लगाएंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपॉन में r क्यूब होगा। सारे मान रखें, तो अब इसकी जगह पे तो 9 गुणा 10 की घात 9 आ गया कांस्टेंट, 2 ऐसा ही p की जगह पर आपका 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 और नीचे r क्यूब है तो इसका मान 3 है, तो 3 बार लिखेंगे, 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, फिर से 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, फिर से 3 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो अब आप देखिए कि 3 और 3 9 हुए, तो ये तो 3 9 खत्म हो गए। अब ऊपर कितना रह गया, 2 दूनी 4 रह गया, तो 4 ऊपर रह गया, बटे में कितना रह गया, 3 रह गया। अब पावर ठीक कीजिए, ऊपर 9 प्लस की है और 7 माइनस की है, ठीक है, तो 9 प्लस की थी और 7 पावर माइनस की है। नीचे देखिए, ठीक है, 2 4 6, तो 6 पावर का ही है, माइनस की है। ये 6 पावर जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये 6 पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की 9 आपकी पहले से है और 7 कितनी है, माइनस की है। तो 9 और 6 15, 15 में से 7 कम कर दीजिएगा तो फिर आपका ये 4/3 गुणा 15 में से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8 प्लस वाली, ठीक है। अब आप इसको 4 को 3 से भाग दें तो 1.33 गुणा 10 की घात 8, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी उस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है भाई। और जब हमसे कहता है अक्षीय स्थिति में, तो इस बात का ध्यान रखेंगे छठी बात के लिए कि अक्षीय स्थिति जब उसने हमसे पूछी है तो देखेंगे क्या दूरी बदली है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति की दूरी समान दी हुई है, उसमें भी 3 थी, इसमें भी 3 थी। और जब दूरी समान हो तो निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो अक्षीय स्थिति में तीव्रता की आधी होती है। तो आपको निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पूछी है तो आप क्या करें, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता जो पूछी है, ठीक है भाई, तो अब 1/2 और अक्षीय स्थिति की तीव्रता। अब अक्षीय कितनी निकाली है आपने, कितनी निकाली थी, ठीक है, कि 4/3 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन बटे में कूलम, ठीक है भाई। अब 4/3 यानी कि आप 4/में ये इससे काट दीजिए, तो 2/3 रह गया, तो 4/3 था, और 10 की घात माइनस 8 ऐसी रहेगा न्यूटन बटे में कूलम। अब इसको 2 को 3 से भाग दीजिएगा,
तो फिर कितना हो जाएगा 0.67 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन मीटर में कूलाम आ जाएगा। तो ये द्विध्रुव की काय आ गई, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता आ गई। अब निरक्षीय में मैंने आधी क्यों कर दी, क्योंकि दोनों की दूरियां क्या थी, समान थी। अब हमसे इन्होंने एक फाइनल और 7 पॉइंट पूछा है कि दूरी इतनी ही है, ठीक है, बिंदु वहीं पर है, वैद्युत द्विध्रुव कोई है, तो हमसे वहां पे वैद्युत विभव पूछा है। तो अब P हमें कितना था, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम इंटू मीटर था, ठीक है, और दूरी R कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर है। अब स्थिति कौन सी है, अक्षीय ही स्थिति है। स्थिति कौन सी है, अक्षीय स्थिति है। और इस स्थिति में हमसे पूछा क्या है, विभव पूछा है। और अक्षीय स्थिति में जो विभव होगा उसके लिए आप सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन में R स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, P अपॉन में R स्क्वायर लगाएंगे। मान कर दीजिएगा अब इसकी जगह पे 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया, P आपका 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 था, अपॉन में आएंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 और फिर 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, स्क्वायर होने की वजह से 2 बार वैल्यू लिखी है। अब ये 3 काट के 9 काट दीजिएगा, ऊपर के बाद अंक कितने रह गए आपके, 2 रह गए। अब पावर्स कितनी रह गई, ये 10 की घात 9 प्लस की है और 7 माइनस की है, और 4 ऊपर जाएंगे वो भी काय की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। 9 और 4 13 प्लस की है और फिर 7 माइनस की है। तो आपका जो विभव आएगा वो 2 गुणा 10 की घात 6, 2 गुणा 10 की घात 6। अब 6 को मात्रा क्या, वोल्ट। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हमें वैद्युत द्विध्रुव के अगर एक सवाल दिया हो और फिर हम वैद्युत द्विध्रुव के हर तरीके के सवाल को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव पे आधारित हर तरीके के अंक प्रश्न को समझाने की कोशिश की है और आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में फिर मैं, ठीक है, कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।